हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुफिजिका में। और देखिए बच्चों, फिर से हम आगे बढ़ते हैं और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और कुछ बातें हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही आज कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो देखिए फर्स्ट जो हम बात करेंगे एक सिंपल सी बात है और बहुत जगह काम आती है, तो मैं इसको अलग से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो फोर्स होता है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना लगेगा और अगर मैं क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। दो एक्सिस मान लेता हूँ, एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं तो पिछली वाली क्लास में बता चुका हूं, और जब भी मैंने देखिए कोशिश करी है आपको ये कहने की कि जब भी आप कोई भी मेरा एक लेक्चर देखें तो उसके पीछे वाले लेक्चर जरूर देखें, जिससे आपको जो प्रेजेंट वाला लेक्चर आप देख रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि हम इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट पैरेलल लाइन से हम इसको क्या करेंगे डिनोट करेंगे। तो हमारा अभी जो एम है वो क्या है कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई चार्ज पार्टिकल पुट कर देता हूँ तो उस पर फोर्स कितना लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास चार्ज पार्टिकल दो टाइप के पॉसिबल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सपोज करो मैं पहले पॉजिटिव ले लेता हूँ फिर नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव क्यू चार्ज है जो मैंने इसके अंदर रख दिया है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो वाला रीजन है जिसमें कोई भी दूसरा चार्ज आता है तो वो किसको एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को। तो बेसिक सी बात है कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। तो इसका आप लोग ध्यान में रखें, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स for the positive charge will be always along to electric field। वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, उसकी फोर्स की डायरेक्शन। कब? जब वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो प्रोडक्ट होगा उस चार्ज की मैग्नीट्यूड और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं कि जितना स्ट्रेंथ का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बट इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर कौन सा चार्ज रख लेता हूँ, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक नेगेटिव क्यू चार्ज यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तब इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही लगेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड? वो कैलकुलेट करेंगे उस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से, बट द डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = QE लगेगा और उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। बट इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इट विल वर्क अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, और क्वेश्चन या फिर कहीं जगह जब भी हम अच्छे डेरिवेशन करेंगे फिजिक्स में तो बहुत जगह ये काम में भी। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए सबसे पहले मैं अज्यूम कर लेता हूँ किसी पॉइंट चार्ज को। तो मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन है और ओरिजिन से ही मैंने किसी पॉइंट चार्ज को अज्यूम कर रखा है। तो सपोज करो यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को मैंने क्या किया है, यहाँ पर अज्यूम किया है। दिस इज द पॉइंट पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पर अज्यूम किया है। और इसकी वजह से इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। अब ये हमने ओरिजिन पे अज्यूम कर रखा है तो इस r को हम क्या बोल सकते हैं, P का पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो r वेक्टर से भी मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट P पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन पे आ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फोर्स है एक टाइप का किस पर यूनिट चार्ज पे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस पॉइंट P पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे किसी यूनिट चार्ज पे। तो वही क्या हो जाएगा हमारे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ। तो सपोज करो वो टेस्ट चार्ज है Q नोट, और Q नोट हम टेस्ट चार्ज जो है मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दे रखा है। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव टाइप का होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द दिस प्लस Q, इस प्लस Q से दूर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में इसको रिपल्स करेगा, तो ये फोर्स लगेगा। तो ये यहाँ पर लग गया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लग गया, ठीक है। बट ये फोर्स अगर यूनिट चार्ज के लिए हो जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द फोर्स, F विल बी अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ K Q नोट अपॉन R square. If I write in the vector form, then it will be F vector. And what will be the direction of F vector? It is along to the R vector. So here I can use R cap. So F vector will be K Q node upon R square R cap. But according to the definition of electric field, this is force per unit charge. तो ये क्या हो जाएगा, F vector upon Q node. What is the value of F vector? This is K Q node upon R square R cap, और Q नोट से हमें डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ Q नोट से डिवाइड कर दूंगा। तो Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E वेक्टर वो क्या आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो डायरेक्शन का पता भी लग गया होगा आपको कि डायरेक्शन क्या है, फोर्स के अलोंग ही है, R कैप के अलोंग है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप का है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बस सिंपल सोचना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पर किसी भी चार्ज को लेके आने, किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आकर, और उसके लिए फिर यूनिट चार्ज के लिए निकालने के लिए उसमें डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस फॉर्मूले से हमें देखिए, इस फॉर्मूले को और भी कई तरीके से अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि K की वजह पर अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि K की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। तो हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं। देखिए ये सारी बातें मैंने कहाँ पर करी है, ये सारी की सारी बातें मैंने करी है कहाँ पर, वैक्यूम में। अगर ये जो पॉइंट चार्ज है वहाँ कहाँ पर रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। अनदर केस इज इट मे बी इन अ मीडियम। सो I talk about the medium. I talk for the medium. For medium, this electric field will be E vector is equal to 1/4 pi epsilon Q upon R square R cap. Means here the permittivity of vacuum, but I am talking about the medium. So here the permittivity I have taken for the medium. तो मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पर यूज करेंगे, और आपको ये भी पता है कि ये मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हम क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये हो जाएगा। बताइए, और यहाँ पर जब मैं ये जो बॉक्स में क्लोज कर रहा हूँ उस वाली टर्म को देखता हूँ, तो ये वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैक्यूम का। तो यही फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए E मीडियम इज इक्वल टू वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R। तो यहाँ से ये आ गया। तो अब एप्सिलॉन R जो है, एप्सिलॉन R यहाँ से अगर अपन निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा बताइए, E अपॉन EM। और आपको पता है एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन टू 1। तो यहाँ से मैं क्या भी बोल सकता हूँ, E विल बी ग्रेटर देन टू EM। सो आई कैन से, मैं क्या बोल सकता हूँ कि मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कम होगी किससे, वैक्यूम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी कि एक सिस्टम है जो वैक्यूम में रखा हुआ है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसी सिस्टम को एज इट इज उतनी ही डिस्टेंस वगैरह रखते हुए किसी मीडियम में ले जाते हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R हो। तो उस वाली कंडीशन में जो मीडियम में जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, कम होगा। तो ये सारी बात होगी इसके बारे में भी, मीडियम के बारे में भी। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम डिपेंडेंसी देख लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस के साथ में, कि अगर इस सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की अगर अपन डिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, या फिर डिस्टेंस को डिक्रीज कर दें तब क्या इफेक्ट होगा। तो इस फॉर्मूले से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, R स्क्वायर के। तो अगर मैं
इन दोनों के बीच ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द आर स्क्वायर, देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टी का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, मतलब सी टाइप का, या हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग टाइप का, कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट अगर मैं यही ग्राफ, कई बार क्या होता है एग्जामिनर क्या करता है, आपको अगर ये ध्यान में होता है तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के बीच में ग्राफ बनाइए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के बीच में तो प्रोपोर्शनलिटी का ही रिलेशन है, तो यहाँ पर जो लाइन आएगी हमारी ग्राफ की वो कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये था बच्चों किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब अभी हम बात करेंगे कि किसी सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पर, या चार्जेस का जो सिस्टम है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अभी हमने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया किसी पॉइंट पी के। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर एक सिस्टम में नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, तब उस वाली कंडीशन में किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसी वे में चलते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास एक ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हम बोल सकते हैं ये एक आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसमें कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस सिस्टम में हम नंबर ऑफ चार्जेस अज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज करो Q1 चार्ज यहाँ पर है, Q2 चार्ज जो है वो यहाँ पर कहीं है, और ये Q2 चार्ज हो गया आपका, और ऐसे ही Q3 है, और ऐसे ही डॉट डॉट करके n चार्जेस इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास हो गया Q1 चार्ज। कोई सिस्टम है जिसमें n चार्जेस प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट है ओरिजिन से R0 पोजीशन पे, R0 पोजीशन पे एक पॉइंट P है, वहां पर हमें क्या करना, कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर सपोज करो क्या है, R1 है। ये हमारे पास Q1 है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। ये Q2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, R2 वेक्टर है। ऐसे ही Q3 जो यहाँ पर है उसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास R3 वेक्टर, और ऐसे ही लास्ट वाला जो Rn वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास Rn वेक्टर। अलग अलग पोजीशन वेक्टर है सबके। और अगर इस P पॉइंट का पोजीशन देखें हम सभी चार्जेस के रेस्पेक्ट में, तो Q1 के रेस्पेक्ट में जो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, और वो मान लेते हैं अपन R01 वेक्टर। ऐसे ही 2 के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R02 वेक्टर। ऐसे ही Q3 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, R03 वेक्टर। ऐसे ही N के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, R0N वेक्टर। तो ये इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया किसके रेस्पेक्ट में, इन सभी चार्जेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमें इस P पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसका क्या कर देंगे, वेक्टर सम। तो यहाँ पर भी देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वर्क करेगा कि किसी सिस्टम की वजह से, चार्जेस के सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर आने वाले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा यहाँ पर E1 उसको मान सकते हैं, Q2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देगा P पे उसको हम E2 मान सकते हैं, Q3 की वजह से E3 मान सकते हैं, और Qn की वजह से क्या मान सकते हैं, En। तो उन सबका वेक्टर सम अगर हम कर देंगे तो हमें P पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ड्यू टू Q1 the direction of electric field at the point P will be along two lines joining the observation point and the source charge. If this is positive charge, then it will be away from the charge, so the E1 vector will be in this direction, but E2 will be along to this line, and this is also positive charge, so it will be away from the charge, so this will be E2 vector. And for the Q3 it will be along to this line, and it is also positive charge, so away from the charge, and this
इज E3 वेक्टर। सिमिलरली सभी चार्जेस की वजह से हो जाएगा एंड द लास्ट इज Q1 चार्ज। So the electric field due to Q1 at the point P will be along to this line and it will also away from the charge because Q1 also assumed as a positive charge, so the En vector will be in this direction. Okay, so here the number of electric field are present at the point P in different directions. So the net electric field at the point P will be the vector sum of all these electric fields, and this is known as superposition principle for the electric field. So here, according to the principle of superposition, the electric field at the point P will be the vector sum of all electric fields. So that it will be E1 vector plus E2 vector plus E3 vector plus dot dot En vector. इन सबके वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जो Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो किसी अन्य चार्जेस की वजह से, दूसरे चार्जेस की वजह से इंटरेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इनका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम Q1 की वजह से E1 को कैलकुलेट करेंगे तो बाकी सभी चार्जेस को एक बार के लिए क्या कर लेंगे, भूल जाएंगे कि ये प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब प्रेजेंट नहीं मानेंगे तो उस वाली कंडीशन में हमारे सिस्टम में सिर्फ Q1 होगा और Q1 बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है। तो हम Q1 की वजह से r01 वेक्टर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो क्या होगा, E वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 की वजह से कितने डिस्टेंस पे r01 वेक्टर मोड का स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्शन along to r01 vector. So here I can use r01 cap. Similarly for the Q2 it will be K Q2 upon r02 vector mode का square r02 cap. For the Q3 it will be K Q3 upon r03 vector mode का square r03 cap plus dot dot, and last one is Q1, and for the Q1 it will be K Qn upon mod of r0n वेक्टर मोड का स्क्वायर r0n k, ये हो जाएगा। बोलिए अब हम इसको कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बताइए, समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब तो क्या हो जाएगा कि k तो देखिए कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, तो k तो बाहर रह जाएगा और यहाँ पर सिग्मा हम लगा सकते हैं, और वेरी कर रहा है Q भी और वेरी कर रहा है R भी। तो यहाँ पर Q1 से स्टार्ट हो रहा है तो I और R वेक्टर 0 सबके साथ में है, 1 2 3 जा रहा है तो यहाँ पर भी I के काम में ले सकते हैं स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R0I कैप, और I जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके I इक्वल टू n तक। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। और देखिए यहाँ पर आप इसको अगर r कैप ना रख के r वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको पता है कि r कैप क्या होता है, r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर। तो ये अगर यूज करेंगे तो हमारे पास यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि बाहर समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू n और qi अपॉन मोड ऑफ r0i वेक्टर, यहाँ पर q हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है और ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा q, तो r0i और यहाँ पर क्या आ जाएगा वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये भी आपको समझ में आएगा बच्चों। और अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, और नए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।